तारीख थी 10 सितंबर 1965। पंजाब की धरती पर एक ऐसा मंजर था जो बाद में इतिहास की किताबों में एक अजीब नाम से दर्ज हुआ, पैटन नगर। नाम सुनकर लगता है जैसे किसी कस्बे की बात हो रही है, पर असल में ये पाकिस्तान के जले हुए तबाह हुए पैटन टैंकों का एक कब्रिस्तान था। 50 से ज्यादा टैंक जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों में गिने जाते थे, वहां राख और लोहे के ढेर बनकर पड़े थे। और इस पूरी तबाही के पीछे जो नाम सबसे ज्यादा गूंजा, वो था एक ऐसे शख्स का जिसके पास ना बड़ी तोप थी, ना कोई भारी हथियार, बस एक जीप पर लदी एक रिकॉइललेस गन और एक इरादा जो शायद मौत से भी बड़ा था। नाम था अब्दुल हमीद। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जिस आदमी ने पाकिस्तान की बख्तरबंद फौज की कमर तोड़ी, वो कभी दर्जी का काम करता था। गाजीपुर के एक छोटे से गांव धामूपुर में पैदा हुआ लड़का जो कपड़े सिलता था, कुश्ती का शौक रखता था और जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका नाम एक दिन भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान से जुड़ेगा। 1954 में वो सेना में भर्ती हुआ, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में, और धीरे धीरे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद तक पहुंचा। एक ऐसा पद जो आमतौर पर लड़ाई की अगली कतार से जुड़ा नहीं माना जाता, राशन गोला बारूद का हिसाब किताब रखने वाला। पर जंग जब आती है तो पद के दायरे मिट जाते हैं। अब यहाँ से कहानी थोड़ी पीछे ले चलते हैं, क्योंकि असल तनाव समझने के लिए ये जरूरी है। 1965 की जंग शुरू होती ही उनकी रणनीति साफ थी, अपने पैटन टैंकों की ताकत के दम पर पंजाब को चीरते हुए सीधे अमृतसर तक पहुंच जाना। और उनके पास वजह भी थी घमंड करने की। पैटन टैंक उस दौर के सबसे आधुनिक टैंकों में गिने जाते थे, अमेरिकी तकनीक से बने, भारी कवच वाले। दूसरी तरफ भारतीय सेना के पास वो टक्कर वाला बख्तरबंद बेड़ा नहीं था। हिसाब सीधा लग रहा था, संख्या और तकनीक दोनों में पाकिस्तान आगे। पर जंग हमेशा हिसाब किताब से नहीं जीती जाती। कभी कभी वो उन आदमियों से जीती जाती है जो हिसाब को मानने से इनकार कर देते हैं। खेमकरण के पास असल उत्तर नाम की जगह पर 4 ग्रेनेडियर्स की बटालियन तैनात थी। सामने था पाकिस्तान का पूरा एक बख्तरबंद डिवीजन, दर्जनों पैटन टैंक एक साथ आगे बढ़ते हुए, धरती हिलाते हुए। सोचिए उस पल को, एक तरफ स्टील की दीवार जैसी टैंकों की कतार और दूसरी तरफ पैदल सैनिक जिनके पास सीमित हथियार। यहाँ भारतीय कमांड ने एक चाल चली जो बाद में सैन्य रणनीति की किताबों में पढ़ाई जाने लगी। खेतों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ दिया गया, जमीन को दलदल में बदल दिया गया ताकि भारी टैंक उसमें धंस जाएं, अपनी रफ्तार खो दें। एक तरह का जाल जिसमें दुश्मन को फंसना ही था। और जब टैंक उस जाल में फंसे, तभी अब्दुल हमीद ने अपनी जीप पर लगी छोटी सी रिकॉइललेस गन के साथ मोर्चा संभाला। अब जरा तुलना समझिए, पैटन टैंक का वजन 45 टन के आसपास, कवच इतना मोटा कि आम गोले उसे खरोंच तक नहीं दे पाते, और सामने खड़ी जीप जिस पर कोई कवच नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। ये मुकाबला किसी हिसाब से बराबरी का नहीं था। पर हमीद उसने टैंकों को साइड से, पीछे से निशाना बनाना शुरू किया, वहां जहां कवच थोड़ा कमजोर होता है। एक के बाद एक पहला टैंक गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यही एक सवाल उठता है जो अक्सर अनसुना रह जाता है। आखिर एक इंसान बार बार अपनी जान जोखिम में डालकर कितनी बार वापस मौत के मुंह में जा सकता है? क्योंकि हर बार गोला दागने के बाद जीप की पोजीशन बदलनी पड़ती थी दुश्मन के निशाने से बचने के लिए। ये कोई एक बार का करतब नहीं था, ये घंटों चला, दिन भर चला। 2 दिन के भीतर अब्दुल हमीद ने कई पैटन टैंक तबाह कर दिए। कुछ रिकॉर्ड 3 बताते हैं, कुछ खातों में ये संख्या इससे ज्यादा है। सटीक गिनती पर आज भी बहस होती है, पर जो बात बहस से परे है वो ये कि उसकी वजह से पाकिस्तानी टैंकों की रफ्तार टूट गई, उनका मनोबल टूटा। जो फौज सोच रही थी कि वो बिना रुके अमृतसर तक पहुंच जाएगी, वो असल उत्तर में ही उलझ कर रह गई। 10 सितंबर को जब लड़ाई अपनी चरम पर थी, हमीद ने एक और टैंक पर उसने गोला दागा, टैंक को उड़ा दिया। पर इस बार दुश्मन का एक टैंक उसकी पोजीशन भांप चुका था। जवाबी गोला सीधा उसकी जीप पर आकर गिरा, और यहीं उस मिट्टी पर अब्दुल हमीद शहीद हो गया। पर सोचिए इस पल की विडंबना, जिस आदमी ने अकेले दम पर एक पूरे बख्तरबंद हमले की धार कुंद कर दी, उसकी मौत किसी बड़े धमाके या किसी नाटकीय पल में नहीं हुई। वो एक आखिरी गोला दागने के ठीक बाद हुई, जब वो शायद अगली पोजीशन की तरफ। लड़ाई के बाद जब असल उत्तर के मैदान का जायजा लिया गया, तो जो नजारा सामने आया वो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दर्जनों टैंक वहीं छोड़े गए थे, कुछ जले हुए, कुछ दलदल में फंसे हुए, कुछ सही सलामत पर बिना ईंधन के छोड़े हुए। ये वही जगह थी जिसे बाद में सैनिकों ने मजाक और गर्व दोनों मिले जुले भाव से पैटन नगर कहना शुरू किया। एक ऐसा नाम जो किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं, बल्कि सैनिकों की जुबान से निकला, और वही नाम आज तक चलता है। भारत सरकार ने अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया, देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है, पदक, प्रशस्ति पत्र, ये सब कागजों में दर्ज हो जाता है, पर उस घर का क्या जो पीछे छूट गया? हमीद के पीछे उसकी पत्नी थी, बच्चे थे,
एक आदमी जो जंग के मैदान में इतिहास रच रहा था, वो किसी और शहर में एक पिता था, एक पति था, जिसकी वापसी का इंतजार हो रहा था। ये इंतजार कभी पूरा नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह भी है कि लंबे समय तक अब्दुल हमीद की कहानी सिर्फ फौजी हलकों और किताबों तक सीमित रही। आम लोगों तक ये कहानी उतनी नहीं पहुंची जितनी पहुंचनी चाहिए थी। शायद इसलिए क्योंकि ये कहानी किसी बड़े जनरल की नहीं थी, किसी बड़े नाम की नहीं थी। ये एक साधारण हवलदार की कहानी थी जिसने असाधारण काम किया। और अक्सर ऐसी कहानियां इतिहास के हाशिए पर चली जाती हैं, जहाँ तक कोई उन्हें दोबारा खोदकर सामने नहीं लाता। आज गाजीपुर में उसकी याद में एक स्मारक बना है। सेना के दस्तावेजों में असल उत्तर की लड़ाई को अब भी एक क्लासिक उदाहरण की तरह पढ़ाया जाता है कि कैसे सीमित संसाधनों वाली एक पैदल टुकड़ी ने एक भारी बख्तरबंद हमले को नाकाम कर दिया। पर आंकड़ों और रणनीति की इस चर्चा में अक्सर वो असली सवाल दब जाता है जो शायद सबसे जरूरी है। आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने एक दर्जी के बेटे को बिना किसी कवच के बार बार 45 टन की स्टील के सामने खड़ा होने पर मजबूर किया? शायद जवाब हथियारों में नहीं मिलेगा, न रणनीति की किताबों में। शायद जवाब इतना ही सीधा है, कुछ लोग पीछे हटने के लिए नहीं बने होते, और जब मिट्टी अपनी होती है तो डर एक अलग ही मायने खो देता है। पैटर्न नगर आज भी वही है, इतिहास के पन्नों में दबा हुआ। पर हर बार जब कोई उस नाम को पढ़ता है तो असल में वो एक जीप पर सवार उस आखिरी गोले की गूंज सुन रहा होता है जो एक दर्जी के बेटे ने दागा था और जिसने 50 टैंकों को रोक दिया था।